Good morning students. Myself Dr. यशवंत कुमार फ्रॉम जिला स्कूल गया। आज हम लोग गया गाइडेंस के इस वर्चुअल क्लास में क्लास 12 का क्रैश कोर्स का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में देखेंगे। तो ऐसा है कि रिप्रोडक्शन बेसिकली है क्या और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और किस तरह से यह फ्लावरिंग प्लांट में पॉसिबल है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक पे आए। यहाँ पे ये टॉपिक दिया हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो रिप्रोडक्शन क्या है इसके बारे में जाने। बेसिकली रिप्रोडक्शन दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वंस टू मेंटेन इट्स आइडेंटिटी, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। Production and reproduction, that is two different things. Reproduction, that means applicable to maintain its identity. So is it of the reproduction. Now reproduction takes place in both plants and animals. We have studied here reproduction in flowering plant. So in case of plant, reproduction is it of two different ways. One is asexual reproduction, another one is sexual reproduction. Asexual reproduction, that means without involving of sex organs, and sexual reproduction, it means with involving of sex organs. Asexual reproduction भी different kinds से होते हैं, जैसे by root, by stem, stem cutting, grafting, layering, second formation, ये सब डिफरेंट टाइप्स हैं जिससे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम लोग को चूँकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर डिटेल फोकस हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो ऐसा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट हो, उसी को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो खास करके देखा जाए, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें एक कॉमन टर्म आती है कि प्लांट में सेक्स ऑर्गन्स क्या है, कौन सी सेक्स ऑर्गन्स है जिसकी वजह से या जिसके द्वारा रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। तो चूँकि क्रैश कोर्स से हम लोग क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ऑप्शन आपके साथ आएगा रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये सारे ऑप्शंस देंगे। अब है कि इन सारे ऑप्शंस में इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा गया कि कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। अब इसका हम लोग आंसर ढूंढेंगे। ऐसे लगेगा कि सारी चीज़ तो इम्पॉर्टेंट ही हैं, लेकिन चूंकि बात हम लोग प्लांट की कर रहे हैं, प्लांट क्या है, एक लिविंग बीइंग है और लिविंग बीइंग का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वंस टू मेंटेन इट्स आइडेंटिटी। तो अगर रिप्रोडक्शन के ख्याल से देखें कि ये लिविंग बीइंग है प्लांट, तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होगा वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होगी। और वो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फ्लावर है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, फ्लावर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज फ्लावर। तो ये चीज़ें आ जाती हैं फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। अब है कि हम लोग थोड़ा सा फूलों के संसार में चलें, फूलों की दुनिया को देखें तो सीधे सीधे कहते हैं कि एक फ्लावर जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो रिप्रोडक्टिव होल के रूप में नाम से जाना जा रहा है और इसके मुख्य रूप से 4 पार्ट्स होते हैं। ये आप क्लास 11th में भी मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जहाँ पढ़ना है वहाँ आप पढ़ेंगे मार्फोलॉजी फ्लावर का। तो आप पढ़ेंगे कि मुख्य रूप से फ्लावर के 4 पार्ट्स हैं, दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनेशियम। तो ये 4 होल्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। मुख्य रूप से अगर ये चारों होल्स किसी फ्लावर में मौजूद हैं तो हम लोग उसको कहते हैं कंप्लीट फ्लावर, या इसको परफेक्ट फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई एक पार्ट्स ना हो तो हम लोग उसको बोल देंगे इनकम्प्लीट फ्लावर या इम्परफेक्ट फ्लावर। अब ये जो 4 होल्स हमारे हैं फ्लावर के, इसमें भी देखा जा रहा है कि 2 पार्ट, खास करके कैलिक्स और कोरोला जो है, ये देखा जा रहा है कि ये नॉन इसेंशियल पार्ट हम लोग इसको कहते हैं, या एक्सेसरी ऑर्गन के नाम से, एक्सेसरी होल के नाम से जानते हैं, जबकि एंडोसियम और गाइनेशियम को नेसेसरी होल या रिप्रोडक्टिव होल के नाम से जानते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग नेसेसरी होल या रिप्रोडक्टिव होल की बात करेंगे
इसी नेसेसरी हॉर्न पे या रिप्रोडक्टिव हॉर्न पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से प्रोसेस रिप्रोडक्शन का प्लांट के केस में होता है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं एक फ्लावर की बात। अब हम लोग थोड़ा सा बोर्ड से देखें इस चीज़ को कि किस तरह से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ये वर्क करता है। हम लोग देखें थोड़ा सा फ्लावर का पार्ट। जैसे ही हम लोग फ्लावर की ओर बढ़ेंगे देखते हैं कि एक फ्लावर में मुख्य रूप से 4 पार्ट्स हैं। कैलिक्स, दूसरा कहलाता है कोरोला, तीसरी चीज़ें आ जाती हैं एंड्रोसियम, और फोर्थ है गाइनेसियम। ये 4 पार्ट हैं। इसमें कैलिक्स के एक सिंगल मेंबर या यूनिट ऑफ कैलिक्स के लिए टर्म दी जाती है सेपल, कोरोला के यूनिट को बोलते हैं पेटल, एंड्रोसियम की एक इकाई या एक यूनिट को बोलेंगे स्टैमेन, और गाइनेसियम की एक इकाई को पिस्टिल या कार्पेल के नाम से भी जानते हैं, पिस्टिल या कार्पेल। तो ये पार्ट्स हैं अलग अलग। अब है कि अगर किसी फ्लावर में ये चारों पार्ट मौजूद हों तब हम लोग उसको बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर या परफेक्ट फ्लावर। इसमें से कोई एक एब्सेंट होता है तो फ्लावर क्या हो जाएगी, इनकम्प्लीट हो जाएगी या इम्परफेक्ट हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आ जाती हैं फ्लावर में। अब है कि इस फ्लावर को हम लोग 2 भागों में बांट करके स्टडी करते हैं। पहला है एक्सेसरी होल या इसको नॉन इसेंशियल होल भी बोलेंगे। नॉन इसेंशियल भी पार्ट हम लोग इसको देते हैं, नॉन इसेंशियल होल। और दूसरा है नेसेसरी होल। नेसेसरी होल या इसेंशियल होल, इसेंशियल पार्ट, या रिप्रोडक्टिव होल के नाम से भी जानते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ें आ जाती हैं फ्लावर के पार्ट्स में। अब जिसको हम लोग एक्सेसरी होल के नाम से जान रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक है कैलिक्स और दूसरा है कोरोला। कैलिक्स और कोरोला ये चीज़ें आ जाती हैं एक्सेसरी होल का पार्ट है, जबकि नेसेसरी होल या रिप्रोडक्टिव होल का पार्ट है आपका एंड्रोसियम और गाइनेसियम। ये नेसेसरी होल का पार्ट है। ये चीज़ें आ जाती हैं। अब देखा जाए, इसमें ध्यान देने की बात है कि जहाँ पे हम लोग कैलिक्स और कोरोला यानी एक्सेसरी होल की बात कर रहे हैं, अगर किसी फ्लावर में कैलिक्स और कोरोला दोनों मौजूद हों तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइक्लेमाइडस। डाइक्लेमाइडस वैसे फ्लावर जिसमें कैलिक्स और कोरोला दोनों मौजूद हो। अगर कोई एक एब्सेंट हो या कोई एक मौजूद हो, चाहे कैलिक्स हो या कोरोला हो, तब टर्म दी जाती है मोनोक्लेमाइडस। एक और टर्म इससे मिलता जुलता आता है कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कैलिक्स और कोरोला दोनों फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूज करने के बाद एक कॉमन स्ट्रक्चर बना लेता है। इसके लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं पेरियंथ, और इस पेरियंथ की एक यूनिट को हम लोग बोलते हैं टेपल, है ना। कैलिक्स की एक यूनिट को बोला था आपने सेपल, कोरोला के एक यूनिट को बोला था पेटल। ऐसी दोनों मिल जाए अगर कैलिक्स कोरोला तो एक वर्ड यूज आती है पेरियंथ, और इस पेरियंथ की एक सिंगल यूनिट को बोलेंगे टेपल। पेरियंथ की एक सिंगल यूनिट क्या कहलाएगी, टेपल। ठीक इसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखें रिप्रोडक्टिव पार्ट में नेसेसरी होल में देखते हैं कि किसी भी फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनेसियम दोनों मौजूद है तो हम लोग उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर इन दोनों में से कोई एक एब्सेंट है या कोई एक मौजूद हो तो बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो ये चीज़ें आ जाती हैं बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। अगर दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट हों, एंड्रोसियम और गाइनेसियम दोनों एब्सेंट हो जाए तो उसके लिए टर्म हम लोग यूज करेंगे न्यूटर फ्लावर या स्टेराइल फ्लावर। न्यूटर या स्टेराइल फ्लावर। अब बात ये आती है कि अगर एंड्रोसियम मौजूद है, किसी फ्लावर में एंड्रोसियम मौजूद है और एंड्रोसियम की सिंगल यूनिट को आपने कहा है स्टैमेन, पहले हम लोग इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं, तो इसकी एक इकाई को बोलते हैं स्टैमेन। तो ये स्टैमेन क्या है या एंड्रोसियम क्या है, तो दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, मेल का सिंबल हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। और इस तरह के फ्लावर को जिसमें स्टैमिन मौजूद हो उसको हम लोग बोलेंगे स्टैमिनेट फ्लावर, टर्म दिया जाएगा स्टैमिनेट फ्लावर। और अगर गाइनेशियम मौजूद हो, इसकी एक इकाई को हम लोग पिस्टिल वर्ड यूज किया था, अगर ये मौजूद हो, ये क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। और अगर पिस्टिल मौजूद हो तो उस फ्लावर को हम लोग बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर। तो इस तरह से हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर को दो पार्ट्स में बांट दिया, एक कहला गई स्टैमिनेट और दूसरी कहला गई पिस्टिलेट फ्लावर। तो ये दो अलग अलग पार्ट्स हो गए फ्लावर के। अब रही बात कि हम लोग जो पढ़ने चले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो वहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से इसी सेक्स ऑर्गन्स की बात करेंगे, यहाँ पे एंड्रोशियम और गाइनेशियम की बात आएगी। अब बात आती है कि तो हमारे फ्लावर में ये जो नॉन इसेंशियल पार्ट्स हैं, एक्सेसरी होल हैं, कैलिक्स या कोरोला, इसका क्या फंक्शंस आता है। तो देखिए कैलिक्स जनरली ग्रीन कलर की होती है, तो ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। दूसरी चीज़ें हैं कि फ्लावर के बटरमेंट शेप को प्रोवाइड करता है। और उसके बाद है कोरोला, ये नॉन ग्रीन कलर होता है, कभी कभी ग्रीन भी होता है, लेकिन जनरली ये पेटल्स जो होते हैं वो कलर पार्टिकल्स होते हैं। तो कलर होने की वजह से क्या करता है कि ये पॉलिनेशन के दौरान अट्रैक्शन भी करता है, इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करता है, बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है, या बर्ड्स कभी कभी इसका एज ए फूड पार्टिकल भी यूज कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आ जाती हैं इसका पार्ट, लेकिन मुख्य रूप से रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है हमारा एंड्रोशियम और गाइनेशियम। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखा। अब हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमारा सीधे टर्म आ रहा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स, जिसमें मुख्य रूप से आ रही है स्टैमेन, है ना, स्टैमेन। इज इट द यूनिट ऑफ एंड्रोशियम, ये क्या है, एंड्रोशियम की एक इकाई है। और इस स्टैमेन का देखा गया कि इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक है एंथर और दूसरा कहलाता है फिलामेंट। स्टैमेन को दो भागों में बांट दिया, एंथर और फिलामेंट। अब है कि एंथर और फिलामेंट दोनों एक पॉइंट, जैसे ये एंथर है तो ये फिलामेंट है, दोनों एक पॉइंट से अटैच होते हैं। इस पॉइंट को हम लोग कनेक्टिव के नाम से जानते हैं, कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कनेक्टिव को लेकर के हमेशा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, विच वन या विच प्लांट हैव लॉन्गेस्ट कनेक्टिव, तो योर आंसर इज साल्विया। आंसर क्या होगा, साल्विया हैव लॉन्गेस्ट कनेक्टिव, साल्विया हैव लॉन्गेस्ट कनेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एमसीक्यू में क्वेश्चन उठता है, तो ये चीज़ें आती हैं। अब मान लिया जाए ये है हमारा एक स्टैमेन, दैट इज एंथर, एंथर इज इट ऑफ द फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट, ये पॉइंट जहाँ से ये जुड़े हुए हैं दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव। इसी एंथर के अंदर मौजूद होते हैं मेल गैमेट्स, जिसको पॉलन ग्रेन बोलते हैं। तो ये सिंगल लोब्ड एंथर है, एंथर बाइलोब्ड भी होते हैं, दैट इज डाइथिकस, इज इट ऑफ द मोनोथिकस। तो ये एंथर है दोनों, बाइलोब्ड एंथर इज इट ऑफ द फिलामेंट, और इसको हम लोग बोलेंगे कनेक्टिव, ये हो गई कनेक्टिव। तो ये चीज़ें आ जाती हैं एक एंथर में। अब हम लोग चूँकि रिप्रोडक्शन जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन की ओर, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर मेल गैमेट कहाँ है, कहाँ पड़ा हुआ है मेल गैमेट। तो देखिए एक एंथर का हम लोग सेक्शनल व्यू देखेंगे। एंथर का जब हम लोग सेक्शन व्यू देखेंगे तो इसके अंदर मौजूद होगी पॉलन ग्रेन, जिसको हम लोग मेल गैमेट के नाम से जानते हैं। तो ये मान लिया जाए एंथर है या ये एंथर है, हम लोग इसका सेक्शन काट करके देखेंगे तो इस तरह से हमको एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगी, इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगी।
ये बेसिकली 3 लेयर की होती है बनी हुई, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं एपिडर्मिस, मिडिल लेयर और एंडोडर्मिस। ये चीज़ें इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई पड़ जाती हैं। ये अब है, ये हमारा हो गया आउटर लेयर, जिसको कि एपिडर्मिस के नाम से जान रहे हैं, एपिडर्मिस कहलाएगी। ये बीच का हो गया तो मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, और ये अंदर वाली लेयर है, इसको हम लोग बोल देंगे एंडोडर्मिस। तो ये 3 लेयर हैं। इस 3 लेयर में आप देख रहे हैं कि ये 4 अलग अलग हमारा ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। दैट इज, ये स्ट्रक्चर जो हम लोग देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पॉलन सैक। ये टर्म जो आ रही हैं इसको बोल देंगे पॉलन सैक। ये पॉलन सैक है। इस पॉलन सैक के बाहरी लेयर जो होती है इसको हम लोग टैपेटम के नाम से जानते हैं, और तब इसके अंदर मौजूद होती है पॉलन मदर सेल। ये एक फिगर से हम लोग देख लें, सब में चारों में ही सेम होगी। तो ये पॉलन मदर सेल है, और इसी पॉलन मदर सेल जिसको हम लोग PMC के नाम से जाने शॉर्ट में, पॉलन मदर सेल, ध्यान रहे कहीं कहीं पे इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से भी जानता है। लेकिन दिक्कत क्या आती है MMC याद रखने में, पॉलन मदर सेल को MMC भी बोलते हैं। लेकिन परेशानी क्या होगी कि जब हम लोग फीमेल गैमेट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे हम लोग ओव्यूल के अंदर मिलेगी MMC। वहाँ पे इसको मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं, और यहाँ पे इसको हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे। तो कन्फ्यूजन में पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग MMC ना याद रख के PMC याद रखें, पॉलन मदर सेल। और यही पॉलन मदर सेल जो है यहाँ पे मौजूद है, पॉलन मदर सेल। इस पॉलन मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होती है। रिडक्शन डिवीजन का मतलब ही होता है मियोसिस। आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं मियोसिस। और जब पॉलन मदर सेल मियोसिस से डिवाइड करेगा तो देखा जाएगा कि यहाँ पे 4 सेल बन जाते हैं। अब इसके अंदर क्या बन गई, हैप्लॉयड सेल बना, और ये हैप्लॉयड सेल जो बने ये कहला गई क्या, पॉलन ग्रेन। यही हैप्लॉयड सेल जो है ये पॉलन ग्रेन्स है। ये तो इस बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ, और यही पॉलन ग्रेन्स जो है जिसको हम लोग बोलते हैं मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन का एक और नाम है, उसको माइक्रोस्पोर के नाम से बोलते हैं, और इसी माइक्रोस्पोर के बनने की क्रिया को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्वेश्चन आपसे आएगा, पूछा जाता है जनरली क्वेश्चन, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये आंसर हो गई क्या, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये प्रोसेस हो गई जिसके तहत माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ, और रिजल्ट क्या मिला हमारा, एक पॉलन ग्रेन। रिजल्ट क्या बना, एक पॉलन ग्रेन्स। इस तरह से एक पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ। अब है यही पॉलन ग्रेन जिसको हम लोग मेल गैमेट कह रहे हैं। पॉलन ग्रेन में ध्यान दें कि इसके 2 अलग अलग लेयर होते हैं। ये 2 अलग लेयर हो गए, इसमें एक न्यूक्लियस भी होगी, पॉलन न्यूक्लियस। जब ट्यूब बनेगा तो ट्यूब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, और ये न्यूक्लियस जो है जेनरेटिव न्यूक्लियस के नाम से जानी जाती है। तो ये बाहरी लेयर जिसको हम लोग एक जाइन बोले, अंदर वाली लेयर इंटाइन के नाम से जानी जाती है, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म होता है, और ये है न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे माइटोसिस से। रिजल्ट क्या होगा, जब रिजल्ट ये डिवाइड करेंगे तब फॉर्मेशन होगी यहाँ पे ट्यूब की, पॉलन ट्यूब। इस पॉलन में एक पोर यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे जर्म पोर के नाम से जानते हैं, या जनरेटिव पोर भी बोलते हैं। अब यही डिवाइड करेगी धीरे धीरे, पोर जो है इस तरह से जर्म पोर बनाएगा, इस तरह से ये पोर आपका आगे न्यूक्लियस बना लेगा। यहाँ देखिए, अब जैसे ही ये हमारा था जनरेटिव न्यूक्लियस, ये हो गई जनरेटिव न्यूक्लियस,
और दूसरा न्यूक्लियस ये जो डिवाइड करके बना ये कहलाएगी ट्यूब न्यूक्लियस। तो ये ट्यूब न्यूक्लियस जो है, बेसिकली ट्यूब न्यूक्लियस का फंक्शन ये है कि ये जो पॉलन ट्यूब बन रही है इस ट्यूब को एक्टिवेट करना, और एक्टिवेट करने के बाद ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इसको माइक्रोस्पोर तक ले जाना, ये न्यूक्लियस का फंक्शन यहाँ पे होता है। जबकि ये जेनरेटिव न्यूक्लियस जो है, ये जेनरेटिव न्यूक्लियस आपका डिवाइड कर जाएगा दो भागों में। ये जेनेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद अब हम लोग इसको बोलते हैं मेल न्यूक्लियाई। यूज किया जाएगा वर्ड, न्यूक्लियस की जगह पर क्या यूज किया गया, न्यूक्लियाई। तो ये दो मेल न्यूक्लियाई हो गए, और यही मेल न्यूक्लियाई जो है ये आपका फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि एंड्रोशियम के एंथर में प्रक्रियाएं होती हैं, और ये प्रक्रियाएं होने के बाद देखा गया कि पॉलन ग्रेन्स का निर्माण हुआ, और पॉलन ग्रेन्स के बाद क्या हो गई, मेल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ। और जबकि ये जो ट्यूब है पॉलन ट्यूब, ये ट्यूब आपका हेल्प करेगा मेल ये न्यूक्लियाई को कहाँ ले जाने के लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के माइक्रोपोर, ओव्यूल के माइक्रोपोर में ले जाने का काम करेगा। इसके लिए ट्यूब न्यूक्लियस की आवश्यकता पड़ेगी। ये ट्यूब न्यूक्लियस ही कंट्रोलिंग करेगा, जिससे होकर के कि मेल न्यूक्लियाई पेनिट्रेट करके पहुंच जाएंगी। तो ये प्रक्रियाएं होती हैं हमारी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में यानी एंथर में। ये चीज़ें हमारा आया, और ये प्रोसेस फॉर्मेशन जो आई ये कहला गई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हम लोग फिगर से भी देख लें इसको। ये एक फ्लावर का फिगर दिखाया गया जिसमें चारों चीज़ें दिखा दी गई हैं, है ना। चारों पार्ट्स हमारा दिखाई पड़ रहा है, सेपल है, पेटल है, एंड्रोशियम है और गायनेशियम है। ये चीज़ें हैं, सिंपल फ्लावर का फिगर है। इसके बाद ये पार्ट दिखाया गया है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल पार्ट, जिसके जिक्र हम लोग कर चुके हैं आगे। यहाँ पे हम लोग देखें रिप्रोडक्टिव प्लांट्स दिखाया गया है, जिसमें ध्यान दें हम लोग स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, देखने वाली चीज़ें यहाँ पे ये आ रही है कि ये हमारा फ्लावर है, और ये जो पार्ट्स ऊपर में आ रही है ये पॉलन ग्रेन्स हैं, और ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे आएंगे कब, तो ड्यूरिंग पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के दौरान आएंगे स्टिग्मा पे। लेकिन फिलहाल हम लोग ये जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे हमारा ये स्टेमन का पार्ट है जिसमें एंथर दिखाई पड़ रहा है, ये फिलामेंट दिखाई पड़ रही है, पेटल है, ओवरी ओव्यूल है। ये फ्लावर का मुख्य रूप से एलएस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिखाई गई है जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। इसके बाद ये एंड्रोशियम का फिगर है। मुख्य रूप से हम लोग को ये देखना है ये चीज़ें, जहाँ की अभी हम लोग फिगर बोर्ड पर देखे थे। इसमें ये देखिए किस तरह से पॉलन मदर सेल के अंदर किस तरह से देखा जा रहा है कि मदर सेल के अंदर हमारा पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ है, और ये पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन जो हुआ ये आरडी यानी रिडक्शन डिवीजन के बाद, या यूँ कहें सीधे शब्दों में कि म्यूसिस के बाद ये फॉर्मेशन हुआ है। और म्यूसिस के बाद फॉर्मेशन होने के बाद ये प्रक्रिया जो है माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किया, और इसके लिए हम लोगों ने टर्म यूज किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये टर्म यहाँ दिया हुआ है, जहाँ पे कि डेवलप कर रहा है यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स का। इसके बाद आगे हम लोग देख रहे हैं ये ट्यूब फॉर्मेशन किया, ये एक पॉलन ग्रेन है, डेवलप करते 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 आपका यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया, और इसी पॉलन ट्यूब में आकर के हमारा मेल न्यूक्लियाई, जिसको मेल सेल के नाम से जान रहे हैं, ये चीज़ें दिखाई पड़ जा रही हैं। तो ये यहाँ तक का स्ट्रक्चर जो हमारा आया, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट दिखाया गया कि किस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और यही गैमेट जो है हमारा बाद में रिप्रोडक्शन में मेल साइड से इन्वॉल्व होता है। ये चीज़ें आ जाती हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की ओर, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए टर्म हम लोगों ने यूज किया है गायनेशियम। बढ़े आगे, अभी अभी हम लोग देखे थे कि किस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन के लिए। देखिए अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स
का नाम हम लोगों ने देखा था गायनेशियम, और इस गायनेशियम की एक इकाई सिंगल मेंबर जिसको हम लोगों ने टर्म यूज किया था पिस्टिल, या इसके लिए एक और वर्ड यूज किया था कार्पेल, कार्पेल या पिस्टिल। और इस पिस्टिल को, कार्पेल को ही 3 भागों में बांट दिया गया। इसको 3 भागों में बांट दिया गया। वन इज स्टिग्मा, अनदर वन इज स्टाइल, और थर्ड वन इज ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब है कि ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है क्या? तो स्टिग्मा, अगर हम लोग एक फ्लावर देखें, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सेक्शनल व्यू देख रहे हैं हम लोग, तो ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है। इसमें ये पोर्शन जो है स्टिग्मा, ये हो गई स्टाइल, अभी अभी हम लोग फिगर में भी देखे थे, और ये है ओवरी, ये चीज़ें। तो स्टिग्मा क्या है? तो इसको हम लोग बोलेंगे अपर फ्लैटेंड पार्ट, जो चपटा पार्ट है, ये है पार्ट ऑफ किसका? गायनेशियम, या पिस्टिल बोले। ये हो जाएगी पिस्टिल। और ये स्टाइल, इसको सीधे शब्दों में कहें स्टॉक ऑफ स्टिग्मा, स्टॉक ऑफ स्टिग्मा। और ये हो गई बेसल स्वेलन पार्ट, निचला पार्ट फुला हुआ होता है, बेसल स्वेलन पार्ट ऑफ पिस्टिल या गायनेशियम। तो ये पार्ट है आपका पिस्टिल का, जिसको 3 भागों में बांट दिया। ये चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। अब है कि ये ओवरी, ये चीज़ें हैं जो कि फंक्शनल पार्ट है, और इस ओवरी के अंदर मौजूद होती है संरचना जिसको कहते हैं ओव्यूल। ओव्यूल, ये ओव्यूल मौजूद होता है ओवरी के अंदर, और इसी ओव्यूल में देखा जा रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, या यूनिट बोले अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, जिसको हम लोग एग के नाम से जानते हैं या मेगास्पोर के नाम से जानते हैं, तो इसी ओव्यूल के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। देखें हम लोग एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लें। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, वैसे पीपीटी में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लेकिन बहुत आसानी से समझिए इस फिगर को। देखिए ये फिगर है ओव्यूल का। आप ध्यान दें, मैंने फिगर इसलिए बनाया कि फिगर आपका आता है, क्वेश्चन आपका आएगा स्केच अ बेल लेवल डायग्राम ऑफ ओव्यूल। तो आप फिगर को ध्यान से देखें, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ें हैं कि ये जो पोर्शन जो खुला हुआ है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, और ठीक इसके अपोजिट एंड को बोलते हैं चैलेजा। ये चीज़ें, इसके बाहरी लेयर जो होती है ये कहलाएगी आउटर इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट मीन्स होती है कवरिंग, और अंदर वाला इनर इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट, ये चीज़ें हो गई। अब ये जो देख रहे हैं शेडेड स्ट्रक्चर दिखाया है मैंने, इसका नाम है न्यूसेलस, नॉट न्यूक्लियस, न्यूसेलस। ध्यान दें, न्यूसेलस, दैट इज द न्यूट्रिटिव पार्ट। और इसी के अंदर मौजूद होती है एमएमसी। अभी अभी मैंने इसका नाम लिया था जब मैं रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा रहा था, तो इसका नाम यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इसके लिए टर्म यूज किया जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसलिए कन्फ्यूजन के बचने के लिए वहाँ पे मैंने नाम दिया था पॉलन मदर सेल, पीएमसी। तो ये है मेगास्पोर मदर सेल। इसके बाद ये स्ट्रक्चर दैट इज फ्यूनिकिल, जहाँ से ये कनेक्ट होता है, टर्म देंगे हाइलम। और एक और रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है जो कि मुख्य रूप से फिजिकली सपोर्ट देता है, इसको बोलते हैं रैफे। तो ये एक स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, वेल लेवल स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपको ओव्यूल का, और यही ओव्यूल है। और इस ओव्यूल के अंदर जो मुख्य रूप से फंक्शनल पार्ट जो कि रिप्रोडक्टिव में इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में, उसको हम लोग कह रहे हैं एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब है इसी मदर सेल में डिवीजन होगी। इसी मदर सेल में डिवीजन होने के बाद ये हमारा बनाएगा
यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं एग। अब है ये एमएमसी, मान लीजिए हम लोग ये फिगर को अलग से ले ओव्यूल को, ये इसके अंदर है एमएमसी, है ना, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल। ध्यान रहे इसमें क्या होगी, आरडी होंगी, आरडी होगी तो क्या बनेगा, 4 सेल बन जाएंगे। फिर इसमें एसडी, एसडी यानी कि माइटोसिस सक्सेसिव डिवीजन, ऐसे इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं हम लोग माइटोसिस के लिए। तो सक्सेसिव डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस होगी तो 4 से कितने सेल बनेंगे, 8 सेल बन जाएंगे। इस तरह से 8 सेल बने। अब इसी का अरेंजमेंट देखिए, ध्यान दीजिए, इस 8 सेल के अरेंजमेंट में देखा जाता है कि दोनों साइड से, अपर एंड से यानी चैलेजा एंड से और माइक्रोपाइल एंड से एक एक न्यूक्लियस जो है ये कहाँ आ गया, बीच में आ गया। अब ये कहलाती है सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, या एक और नाम दिया जाता है इसके लिए पोलर न्यूक्लियस, पोलर बॉडीज, पोलर न्यूक्लियस, ये टर्म यूज करते हैं। अब 3 रह गया ऊपर और 3 आ गया नीचे। ये अभी 3 जो ऊपर आ गया इसके लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। और ये 3 जो नीचे आया बीच वाला इसमें कहलाता है एग, और ये दोनों किनारे वाला है इसको बोलते हैं सिनर्जिड, सिनर्जिड्स। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो इंटायर स्ट्रक्चर जो हो गई इसको एम्ब्रियो सैक के नाम से जानेंगे। और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ध्यान दें कितने सेल हैं, तो 3 3 6 1 7 सेल है, और न्यूक्लियस की संख्या कितनी है, 8 है। हमेशा क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि एम्ब्रियो सैक कंटेन 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर, 8 सेल 7 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर, या और 2 अलग अलग ऑप्शंस आपसे दिया जाएगा। तो इट इज 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। यहाँ ध्यान दें 3 3 6 और 2 8 न्यूक्लियस है, और सेल की संख्या कितनी है, 3 3 6 और 2 या 1, ये पूरा 1 हो गया तो 7, तो 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा जाता है कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस कितने हैं, तो ध्यान दें हैप्लॉइड न्यूक्लियस 3 है और ये 3 है, 6 है, ये दोनों मिल चुका है इसलिए 2n है। सेकेंडरी न्यूक्लियस ये डिप्लॉयड हो गया है, तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस कितने हैं, तो ये 6 हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे उठता है। हमारा क्रैश कोर्स का मोटो ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टच किया जाए। तो इस चीज़ को ध्यान रहे, यहाँ पर भी क्वेश्चन आपका उठता है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा आ गया इसमें। अब एक जो है ये ध्यान दें, यही है फीमेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, या इसको हम लोग कहें सीधे शब्दों में कि हैप्लॉइड होता है और फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ये चीज़ें आती हैं। अब जब इस तरह के स्ट्रक्चर बन जाती है, ये सारे स्ट्रक्चर हमको दिखाई पड़ता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, तब जब हम लोग एक गायनेशियम का स्केच देंगे तो इस तरह से, ये रफ डायग्राम है मेरा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह से अरेंज रहती हैं, इस तरह से अरेंज रहती हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर आ रही है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, तब जब गायनेशियम का हम लोग एलएस देखते हैं तो ये चीज़ें आ जाती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। हमारा क्या मोटो क्या था, फॉर्मेशन ऑफ एग, है ना, या इसी के लिए टर्म यूज करते हैं मेगास्पोर। और इस मेगास्पोर यानी एक बनने की क्रिया क्या कहलाएगी, मेगास्पोरोजिनेसिस। मेल रिप्रोडक्टिव में आया था हमारा माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, यहाँ पे वर्ड क्या यूज करेंगे हम लोग, मेगास्पोरोजिनेसिस। तो ये चीज़ें आ जाती हैं मेगास्पोरोजिनेसिस। हम लोग क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर या एग, दैट इज कॉल्ड मेगास्पोरोजिनेसिस। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे किस तरह से फिगर में कि कैसे मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यूज करेंगे तो गायनेशियम के बारे में जानेंगे और गायनेशियम से ही देखेंगे इसके स्ट्रक्चर। ये देखिए एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है मेगास्पोरेंजियम का, यानी कि ये मेगास्पोर का है। ओव्यूल के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर है।
देखिए ये मेगास्पोरेंजियम क्या है, ये जब ओव्यूल डेवलप कर गया तब उसके अंदर ये सारी फिगर हम लोग देख रहे हैं जो कि यहाँ पर फिगर में दिखाई पड़ रहा है। तो ये क्या है, ओव्यूल डेवलप होने के बाद, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड कर चुका है और डिवाइड करने के बाद ये फिगर हमारा आ रहा है जो कि एक ओव्यूल के अंदर सेट है। ये स्ट्रक्चर सारी चीज़ें ओव्यूल का दिखाया गया है। तो ये चीज़ें हम लोग फिगर में देख चुके हैं। आगे अब है कि किस तरह से फॉर्मेशन हुआ, ये दिखाया गया। 2 सेल बने, 4 सेल बने, 8 सेल बने और ये अरेंजमेंट दिखाया गया जो कि एक एम्ब्रियो सैक के अंदर ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर हैं। अब है ये चैलेजाइल एंड पर देख रहे हैं कि 3 माइक्रोपाइल से एंटीपोडल सेल सेट हैं। माइक्रोपाइलर एंड पे हमारा देख रहे हैं कि एक एग है, बाकी 2 है सिनर्जिड। यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि भाई एग तो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ हमारा ऑर्गन है सिनर्जिड दोनों, जो कि ये भी दोनों हैप्लॉइड है। इसका क्या काम है? तो ध्यान रहे कि फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व तो एग होता है, सिनर्जी का काम क्या? सिनर्जी का सिंपल मीनिंग समझे, सिनर्जी दैट मीन्स एनर्जी, सिनर्जी इट मीन्स एनर्जी। और ये सिनर्जी क्या करता है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एग को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, फर्टिलाइजेशन में ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कहें कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये सिनर्जिड का काम है जो कि ऑलरेडी एग से के साथ अटैच होते हैं। तो ये फिगर हमारा इंडिकेट कर रहा है कि किस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी एग का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसके बाद ये कॉमन फिगर दिखाया गया है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक ही फ्लावर से एक साइड से देख रहे हैं कि एंथर से होते हुए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जिसको पॉलन ग्रेन के नाम से जाने, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, और दूसरे तरफ गाइनेशियम से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से होते हुए एग का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि दोनों साइड से गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग गैमेटोजेनेसिस वर्ड यूज करते हैं। अगर मेल गैमेट है तो यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फीमेल है तो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, यानी प्रक्रिया क्या हो गई? गैमेटोजेनेसिस। ध्यान रहे गैमेट ऑलवेज क्या होती है? हैप्लॉइड होती हैं। गैमेट जब भी होता है तो हैप्लॉइड होता है और प्योर फॉर्म में रहता है। तो ये गैमेट ही फॉर्मेशन किए और गैमेट ही इन्वॉल्व होंगे रिप्रोडक्शन में। अब है कि ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में बने। अब दोनों पहुँचेंगे कैसे एक दूसरे के साथ, अटैच कैसे होंगे एक दूसरे पर, एक दूसरे से मिलेंगे कैसे? तो इसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं पॉलिनेशन, जो कि हम लोग आगे देख रहे हैं कि पॉलिनेशन क्या है। देखें हम लोग पॉलिनेशन, तो सिंपल शब्दों में हम लोग कहें कि पॉलिनेशन, इसके लिए वर्ड अगर डेफिनेशन दें तो सीधे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर यही कहलाता है पॉलिनेशन। अब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कैसे होगा और कहाँ से होगा, ये चीज़ें हैं। तो कहाँ से होगा ये तो क्लियर है कि मेल पार्ट है फ्लावर का जिसको एंथर कह रहे हैं, और फीमेल पार्ट स्टिग्मा है तो एंथर से स्टिग्मा पर होगा। लेकिन कैसे होगा ये चीज़ें हम लोगों को देखना है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा फिर हम बोर्ड से देखें। देखिए टर्म आती है पॉलिनेशन। इसका हम लोग का जो मेन मोटो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टच करना, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये भी उठ जाता है कि हु इज द डिस्कवरर ऑफ पॉलिनेशन। तो इसके डिस्कवरर हैं कैमेरेरियस, कैमेरेरियस ये है डिस्कवरर ऑफ पॉलिनेशन। इसके बाद पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब के डिस्कवरर हैं अमीसी, साइंटिस्ट का नाम है अमीसी। फर्टिलाइजेशन, हालांकि हम लोग बाद में पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के डिस्कवरर हैं स्ट्रासबर्गर, स्ट्रासबर्गर। एक और टर्म आएगी डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, इसके डिस्कवरर हैं नवास्चिन, ऐसे नवास्चिन पूरा नाम है इनका, नवास्चिन। तो ये हैं डिस्कवरर। क्वेश्चन चूँकि एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है तो एमसीक्यू क्वेश्चन में ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा देते हैं। ये कौन है डिस्कवरर, ये पूछा जाता है, डायरेक्ट हिट करता है क्वेश्चन। हु इज द डिस्कवरर ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज
कैमेरेरियस, ये है। अब है पॉलिनेशन का डेफिनेशन। अभी अभी आपने देखा कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन की जाने की क्रिया, मैच्योर पॉलन ग्रेन आप बोल सकते हैं। मैच्योर पॉलन ग्रेन जो है एंथर से स्टिग्मा पर जाती है और ये जाने की क्रिया कहलाती है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन दो तरह से होती है, एक है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का एक और नाम दिया जाता है ऑटोगैमी, और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग एलोगैमी। ऑटोगैमी और एलोगैमी। अब है कि ये दोनों है क्या, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। डिफरेंस तो आता है लिखने के लिए, जानने बहुत सिंपल शब्दों में हम लोग इसका डिफरेंस दे सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर। क्या यूज करेंगे टर्म हम लोग, इन सेम फ्लावर, यानी पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन सेम फ्लावर। अगर एक ही फूल में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ध्यान रहे कि जब एक ही फूल के अंदर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा की ओर, तो फ्लावर कैसे होंगे, फ्लावर होगा यहाँ पे बाइसेक्सुअल, ये सिंबल दी जाती है बाइसेक्सुअल की। फ्लावर कैसा हो जाएगा, बाइसेक्सुअल, है ना। तभी देखा जाएगा कि एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, ये चीजें। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर, टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ प्लांट। कैसा होगा, सेम और डिफरेंट, टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम और डिफरेंट प्लांट। ये हमेशा ध्यान रहे कि फ्लावर जब भी होगा क्रॉस पॉलिनेशन में तो डिफरेंट होगा, लेकिन प्लांट कैसा हो सकता है, प्लांट सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकती है। तो ये दोनों केसेस आ जाएंगे सेल्फ पॉलिनेशन में और क्रॉस पॉलिनेशन में, ये डिफरेंसेस आ जाती हैं। अब है हम लोग देखें क्रॉस पॉलिनेशन के अलग अलग टाइप्स क्या हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या ये देखा जा रहा है कि टाइप्स आती हैं। इसमें एक टर्म यूज किया जा रहा है गिटिनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन में गिटिनोगैमी। इस गिटिनोगैमी में क्या होता है कि देखा जा रहा है कि प्लांट जो है वो सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट हो रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा प्लांट है, यहाँ पे कोई फ्लावर है, ये कोई अलग फ्लावर है। इस तरह से ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हम लोग सिंबल दे दें। इस तरह से अगर कंडीशंस दिखाई पड़ रही हैं, अब देखिए यहाँ पे किस तरह से होगा। अगर यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पॉलन ग्रेन है, और यहाँ से ये चला आया ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, तो देखिए फ्लावर डिफरेंट हो रही है लेकिन प्लांट क्या है, सेम है। तो इस तरह के पॉलिनेशन के लिए वर्ड हम लोग यूज करेंगे गिटिनोगैमी, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, दैट इज कॉल्ड गिटिनोगैमी। इस फिगर से या इस गिटिनोगैमी के प्रोसेस से देखने से हम लोग को मिलता है, क्वेश्चन ऑलवेज पूछता है व्हाट इज गिटिनोगैमी, है ना। तो क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे कि आखिर इस गिटिनोगैमी में क्या चेंजेज है जो कि जीनोगैमी से डिफरेंस करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये इकोलॉजिकली बाहर से देखने में तो ये लग रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जीन जो इस फ्लावर में है वही सेम जीन इस फ्लावर में होगी, और उस हिसाब से ये जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। तो कहीं कहीं पे इस गिटिनोगैमी को लोग सेल्फ पॉलिनेशन में भी डाल करके रखते हैं, ध्यान देने की बात यह है। लेकिन ये क्या है कि जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है और इकोलॉजिकली क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक इसी तरह इससे दूसरा चीज़ें आ जाती है जीनोगैमी। जीनोगैमी, इस जीनोगैमी में क्या होता है कि प्लांट भी दो अलग हैं और फ्लावर भी दो अलग है। ये मान लिया जाए हमारा
ये देखें, ये फीमेल फ्लावर दैट इज मेल फ्लावर, मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये दो अलग अलग फ्लावर हैं। ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है। इसमें भी दो अलग अलग फ्लावर दिया है, इसमें भी दो अलग अलग फ्लावर दिए हैं। अब ध्यान दीजिए कि अगर एक ही प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि एंथर से पॉलिन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है तो ये वर्ड यूज किया आपने गिटिनोगैमी। लेकिन अगर देखें कि ये यहाँ से पॉलिन ग्रेन भी दूसरे फ्लावर पे चला जाता है, दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पर चला गया, तब यहाँ पर देखें हम लोग यूज टर्म क्या करेंगे, फ्लावर डिफरेंट है, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, और प्लांट भी डिफरेंट है। ये एक प्लांट ए है, ये प्लांट बी है, और इसके लिए तब हम लोग वर्ड यूज करते हैं जीनोगैमी। इसके लिए वर्ड यूज की जाती है जीनोगैमी। क्या हम लोग कहेंगे कि पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, दैट इज जीनोगैमी। ये रियल वे में यही क्रॉस पॉलिनेशन है। इसको हम लोग जेनेटिकली एज वेल एज इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। अगर डिफरेंस की बात आएगी तो हमेशा ये बताना होगा गिटिनोगैमी में कि प्लांट सेम होता है, लेकिन जीनोगैमी में दो डिफरेंट प्लांट होते हैं। यही मुख्य रूप से डिफरेंस आ जाते हैं। अब है इसके साथ एक और टर्म यूज किया जा रहा है आजकल, इससे क्वेश्चन भी बहुत उठ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इससे मिलता जुलता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्या कि सीधे हम लोग कहते हैं कि इट इज एन आर्टिफिशियल प्रोसेस where transfer of pollen grain from anther to stigma in two different flower of two different plant into different species। स्पेसिस भी चेंज कर दिया आपने। अगर स्पेसिस चेंज कर दिए तो इसके लिए वर्ड हम लोग यूज करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे सिंपल सा वर्ड आ रही है, हाइब्रिड प्रोडक्शन होती है कैसे, तो हाइब्रिडाइजेशन से। जैसे हम लोग एक टर्म लेते हैं रैफेनस, रैफेनस दैट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ रेडिश, मूली, और दूसरा है ब्रैसिका। ये ब्रैसिका ब्रैसिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ब्रैसिका में यहाँ पर टर्निप भी आ जाएंगे। तो इन दोनों को अगर क्रॉस कर दिया जाए, आर्टिफिशियली मिलाया जाए, तो एक नया बनाया गया रैफेनो ब्रैसिक, रैफेनो ब्रैसिक। ये तीसरा नया प्लांट बन गया। तो ये कैसे बनी, आर्टिफिशियली, यानी कि बाय प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मैन मेड प्लांट, फर्स्ट मैन मेड प्लांट। ये आपका 1930 में बनाया गया था, और ये साइंटिस्ट जिन्होंने बनाया था कार्पेकनिको, कार्पेकनिको इन्होंने बनाया था 1930 में। तो ये फर्स्ट मैन मेड प्लांट के नाम से बनाया गया हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। तो ये भी प्रोसेस आता है क्रॉस पॉलिनेशन के तहत। इसमें एक और है, जैसे ट्राइटिकम, व्हीट का बोटेनिकल नेम है। दूसरी चीज़ आती है सिकल, बाजरा। इन दोनों को मिला दिया गया तो नया प्लांट बन गई ट्राइटिकल, ट्राइटिकल। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट मैन मेड सीरियल, फर्स्ट मैन मेड सीरियल्स। तो ये ट्राइटिकल बना। और एक प्लांट बनाई गई है, आप ध्यान दें, पोटैटो और टोमेटो। ये भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से बनाई गई। पोटैटो और टोमेटो दोनों को मिला करके तीसरी जो नई प्लांट बनाई गई वो है पोमैटो, पोमैटो, है ना। ये आपका 1990 में बनी है पोमैटो। इस पोमैटो की खासियत आप देखें कि एक ही प्लांट में, एक ही प्लांट में जमीन के अंदर क्या मिलेगी, पोटैटो, आलू, और इसमें ऊपर एज ए फ्रूट क्या मिलेगा, टोमेटो, टमाटर। तो एक ही प्लांट में आपका पोटैटो भी मिल रहा है और टोमेटो भी मिल रहा है। तो पोटैटो एज ए स्टेम और टोमेटो एज ए फ्रूट दोनों मिल रही है इस प्लांट में, पोमैटो में। तो ये हमारा देखा जा रहा है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बाद आ रही है। तो ये तो था क्रॉस पॉलिनेशन का रिजल्ट। आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें कि किस किस कंडीशन, कंट्रीवांसेस क्या है, किस किस कंडीशन में देखा जाए कि सेल्फ पॉलिनेशन होती है।
तो सेल्फ पॉलिनेशन का मुख्य रूप से 3 कंट्रीवांसेस आते हैं, 3 कंडीशन आती हैं, 3 पॉसिबिलिटीज आती हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ें आती हैं बाइसेक्सुअलिटी, यानी फ्लावर जब बाइसेक्सुअल होगी तभी होगा पॉसिबल सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। एक ही फ्लावर में दोनों होंगे तो इसके लिए टर्म आती है बाइसेक्सुअलिटी। दूसरी चीज़ें आती हैं होमोगैमी। यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी ये देखा जा रहा है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल होंगे, बाइसेक्सुअल होने के साथ साथ मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं या दोनों गैमेट जो हैं सेम टाइम पर मैच्योर करेंगे, तभी दोनों आपस में मिलेंगे और तभी हमारा सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबिलिटीज है। और तीसरी इससे एक और चीज़ जुड़ी हुई है जिससे क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जा रहा है, क्लिस्टोगैमी। तो इस क्लिस्टोगैमी में केस क्या बनता है कि फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगी। फ्लावर कैसी होगी, बाइसेक्सुअल होगी। मैच्योरिटी टाइम सेम होगा, मैच्योरिटी है ना, एट सेम टाइम ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, दोनों सेम टाइम में मैच्योर करेंगे। और एक और खासियत जो इसके साथ जुड़ी हुई है वो है फ्लावर नेवर ओपन। फ्लावर कभी खिलता ही नहीं, फूल कभी नहीं खिलता। जैसे ये ऑलरेडी पेटल से पैक है, जब पेटल से पैक होता है तो इसके अंदर देखा जा रहा है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों हैं, दोनों सेम टाइम में मैच्योर किए हैं, तो क्या होता है अंदर ही अंदर ये मिल जाते हैं, फ्लावर नहीं खिल पाता है, फ्लावर नेवर ओपन। तो इस तरह के केस के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं क्लिस्टोगैमी। इसका एग्जाम्पल देखा जाता है कॉमेलिना में ये होता है, ऑक्जेलिस में भी देखा गया है, इस तरह के केस मिलते हैं। तो ये है कंट्रीवांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक इसी तरह से कंट्रीवांसेस हमारा आता है क्रॉस पॉलिनेशन का। क्रॉस पॉलिनेशन की क्या कंट्रीवांसेस है, क्या पॉसिबिलिटीज है इसकी? तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के कंट्रीवांसेस में सबसे पहली पॉसिबिलिटी आती है यूनिसेक्सुअलिटी, जिसके लिए टर्म यूज करते हैं डाइक्लिनी। यूनिसेक्सुअलिटी ध्यान दें, या डाइक्लिनी बोले इसको, इस डाइक्लिनी या यूनिसेक्सुअलिटी। इसमें क्या होता है कि फ्लावर जो है ये यूनिसेक्सुअल है। जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो ऑलरेडी इसको पॉलिनेशन के लिए किसी दूसरे फ्लावर की जरूरत पड़ेगी ही, इसलिए जब भी होगा तो इस केस में क्या होगी, क्रॉस पॉलिनेशन होगी। दूसरी चीज़ें इसमें आती हैं डाइकोगैमी। यहाँ पे देखा जाए कि फ्लावर जो है ये मे भी बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, फ्लावर बाइसेक्सुअल होगी। बाइसेक्सुअल होने के बाद क्या होता है कि देखा जा रहा है बाइसेक्सुअल होने के बाद भी कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स का, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की मैच्योरिटी टाइम डिफरेंट कर गई। मैच्योरिटी टाइम क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। मैच्योरिटी टाइम डिफरेंट हो गई, किसका, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का। तो मैच्योरिटी टाइम डिफरेंट हो गई। अगर मान लिया जाए मेल पहले मैच्योर कर गया, मेल मैच्योर फर्स्ट, तो इसके लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं प्रोटेंडरी। मेल मैच्योर फर्स्ट, यानी कि पहले मेल मैच्योर कर गया। अगर फीमेल मैच्योर फर्स्ट देन प्रोटोगाइनी। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि मैच्योरिटी टाइम डिफरेंट कर जा रही हैं, और मैच्योरिटी टाइम जब डिफरेंट कर जा रहा है, जब मेल मैच्योर कर रहा है उसमें फीमेल मैच्योर नहीं किया, नतीजतन क्या होगा कि मेल किसी दूसरे मैच्योर फीमेल के पास चला जाएगा। तो इस केस में भी देखा गया कि फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हुए भी क्या हो गई, क्रॉस पॉलिनेशन हो गई। तो ये चीज़ें आ जाती हैं डाइकोगैमी में। इसी तरह से तीसरी जो केस आ रही हैं वो है हार्कोगैमी। इस हार्कोगैमी में क्या होता है, यहाँ पे भी देखा गया कि फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है। फ्लावर जो है ये बाइसेक्सुअल हैं, ये मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, दोनों है। लेकिन इन दोनों के बीच क्या है, एक फिजिकल बैरियर डेवलप कर गई। ये क्या हो गई, फिजिकल बैरियर डेवलप कर गई। और ये फिजिकल बैरियर जो है ये मेल को
फीमेल की ओर जाने नहीं दिया, रोक दिया, है ना, इनहिबिट कर दिया फिजिकल बैरियर। जब फिजिकल बैरियर यहाँ पे आ गई तो अब क्या करेगा कि ये मेल फ्लावर जो है, ये पॉलन ग्रेन जो है किसी दूसरे फ्लावर पे जाएगा और किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन इस पर आएगा, तो ये भी केस बन जाती है क्रॉस पॉलिनेशन। इसके एग्जाम्पल में हम लोग खास करके देखते हैं, जैसे कलट्रॉपिस यानी आक या आकवन में देखा जाता है कि वहाँ पे जितने भी फिलामेंट्स हैं एंथर के, ये यूनाइट कर जाते हैं। यूनाइट करने के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, एक ऑर्गन्स की फॉर्मेशन कर लेती हैं स्ट्रक्चर का, जिसका नाम हम लोग देते हैं पॉलिना या पॉलिनियम भी वर्ड यूज करते हैं। तो ये पॉलिनियम बर्ड जो है, पॉलिनियम का फॉर्मेशन होता है। पॉलिनियम के फॉर्मेशन हो जाने की वजह से देखा जाता है कि खुद फ्लावर का, सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन जो है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच नहीं पाता है और ये एक फिजिकल बैरियर का काम कर लेता है। तो इसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं हर्कोगैमी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कॉन्ट्रीवांसेस है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज जो आती है वो है क्लिस्टो, या सॉरी इसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी, इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन मैच्योरिटी टाइम भी सेम है। इस केस में क्या देखा जा रहा है कि यहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर के बीच एक केमिकल बैरियर काम करता है। यहाँ पे एक केमिकल बैरियर काम करता है। खास करके देखा जाता है कि स्टिग्मा से एक विशेष प्रकार की केमिकल रिलीज होती है जो कि खुद के फ्लावर के पॉलन ग्रेन को लाइक नहीं कर पाता है, और लाइक नहीं करने की वजह से देखा जा रहा है कि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आ जाती हैं सेल्फ स्टेरिलिटी में। तो अगले वाले केस में हर्कोगैमी में हम लोगों ने देखा था फिजिकल बैरियर, यहाँ पे सेल्फ स्टेरिलिटी यानी कि केमिकल बैरियर का फॉर्मेशन हो रही है, और केमिकल बैरियर होने की वजह से यहाँ पे ये चेंजेज आ जाती हैं। और एक इसमें और बन रहा है लास्ट, वो हमारा आ जाता है फिजिकल बैरियर। केमिकल बैरियर के बाद हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली में क्या होता है कि स्टाइल का लेंथ वैरी कर जाता है। जैसे ये फ्लावर है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से ये है हमारा स्टाइल छोटा हो गया, स्टिग्मा स्टाइल का पोर्शन जो ये छोटा हो गया। दूसरे केसेस में देखा गया कि स्टाइल की लंबाई बढ़ गई, ऐसे स्टाइल की लंबाई बढ़ गई। तो ये हेट्रोस्टाइली होने की वजह से भी देखा जा रहा है कि हमारा ये सेल्फ पॉलिनेशन न होकर क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत थोड़ा सा चीज़ हम लोग को इसमें और जान लेना है पॉलिनेशन में, खास करके क्वेश्चन वे में ये उठता है जनरली कि व्हाट इज़ द एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, व्हाट इज़ द एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो एजेंट में हम लोग देखें, एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत सारे एजेंट आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है एयर, है ना। बाई एयर के द्वारा अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली तकरीबन देखा जाता है कि 8 to 9% जो पॉलिनेशन होती है ये बाय एयर से होता है। इस एयर से होने का मतलब क्या है कि पॉलन ग्रेन की संख्या ज़्यादा होती है, पॉलन ग्रेन का वेट जो होता है लाइट वेट होता है, स्टिग्मा जो होते हैं वो बूसी होते हैं, झाड़ीनुमा हो सकता है। दूसरी चीज़ें ऐसा देखा जा रहा है कि इसमें खास करके जब ट्रांसफ़र होती है पॉलन ग्रेन की तब देखा जा रहा है कि फ्लावर में जो पेटल वगैरह हैं इसको कलरलेस, इससे कोई लेना देना नहीं रह जाता है। तो ये चीज़ें हैं और इसके एग्जाम्पल्स में देखे जाते हैं, खास करके ग्रैमिनी फैमिली में, यानी जितने ग्रास फैमिली हैं इस ग्रास फैमिली में देखा जाता है कि इससे होती है। दूसरा है बाय वाटर। वाटर के द्वारा जो होगा इसके लिए टर्म हम लोग यूज करेंगे हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, है ना। इस हाइड्रोफिली में दो तरह से होते हैं, एक होता है ईपी हाइड्रोफिली और दूसरा हो जाता है हाइपोहाइड्रोफिली। इपीहाइड्रोफिली और दूसरा है हाइपोहाइड्रोफिली। ये खास करके एक्वेटिक प्लांट में ज़्यादा होते हैं। इसमें देखा जाता है 0.5% तक पॉलिनेशन होता है बाय वाटर।
तो इपीहाइड्रोफिली में होता है क्या कि इस तरह में देखा जाता है कि प्लांट जो होते हैं ये तो सबमर्ज्ड होते हैं, लेकिन ये पॉलिनेशन हमारा होता है ये वाटर के सरफेस पर होती है। जैसे मान लिया जाए ये वाटर है, प्लांट कोई भी है सबमर्ज्ड है, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि वाटर सरफेस पर पॉलिनेशन होती है। तो इसका एग्जाम्पल होता है वेलिस्नेरिया। खास करके वेलिस्नेरिया में देखा गया कि प्लांट्स आर सबमर्ज्ड बट पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जबकि दूसरे केस में हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल आता है हाइड्रिला। यहाँ पे भी प्लांट सबमर्ज होते हैं और पॉलिनेशन जो होती है वो वाटर करंट के द्वारा होता है। और कहाँ होता है तो वाटर के अंदर होती है, इसलिए वर्ड यूज किया गया है हाइपोहाइड्रोफिली। तो ये चीज़ें आती हैं। और एक और है इसमें तीसरा जो वर्ड है जो पॉलिनेशन का एजेंट है वो है हमारा बाय एनिमल। बाय एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ये तकरीबन देखा जा रहा है 89 to 90% पॉलिनेशन जो है ये एनिमल के द्वारा होता है। और इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं जूफिली, है ना, जूफिली। अब ध्यान दीजिए इस एनिमल में अलग अलग हैं। मान लिया जाए बाय बर्ड होता है, बाय बर्ड्स हो रहे हैं तो बर्ड्स के द्वारा होता है, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली है ना। दूसरा है बाय बैट, चमगादड़ के द्वारा हो तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं चैटेरोफिली। बाय यहाँ पे इंसेक्ट है, इंसेक्ट के द्वारा होगा तो बोलेंगे इंटेमोफिली। ये चीज़ें हैं। इंसेक्ट के बाद आता है बाय मोलस्का, तो वर्ड यूज करते हैं मैल्कोफिली। और कहीं कहीं पे देखने को मिलता है बाय एंट, चींटी के द्वारा भी होता है तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं मिर्मिकोफिली। तो इस तरह से डिफरेंट एनिमल्स हैं जिसके द्वारा पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। ध्यान देने की बात यह है कि अगर बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो ऑर्निथोफिली वर्ड यूज कर रहे हैं। इसमें देखा जाता है कि पेटल्स जो होते हैं फ्लेशी होती है, इडिएबल होता है, खाने योग्य होता है, कलर्ड होती हैं, सेंटेड भी होता है। तब यहाँ पर देखा जा रहा है कि थ्रू बर्ड्स के द्वारा होती है। बैट के द्वारा जब यहाँ पर पॉलिनेशन की क्रिया हो रही है तो फ्लावर कैसे होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, रात में खिलने वाले फ्लावर होते हैं। और यहाँ पर भी पेटल जो होती है वो फ्लेशी होती है और सेंटेड होते हैं। फ्लावर पेटल्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। बाय इंसेक्ट, अगर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो इसमें पॉलन ग्रेन की संख्या ज़्यादा होती हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि यहाँ पे स्टिग्मा स्मूथ होगी और नेक्टर का फॉर्मेशन होगा, पराग, क्योंकि इंसेक्ट जो है वो पराग के चलते देखा जा रहा है कि पराग की खोज में भी जाते हैं, पराग की वजह से जाते हैं। तो ये है। मोलस्का के द्वारा होगा तो एक्वेटिक प्लांट में होगी जहाँ पे देखा जा रहा है कि स्नेल वगैरह से पॉलिनेशन की क्रिया होती है। और एंट के द्वारा खास करके होती है, इसके लिए वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं मिर्मिकोफिली। तो ये चीज़ें आ जाती हैं कि किस तरह से डिफरेंट एजेंट से पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। हम लोग थोड़ा सा और फिगर में देख लें, ये चीज़ें दिखाई गई है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप में। ये चीज़ें ये ध्यान दें कि अलग अलग एजेंट दिखाया गया है हमारा। बाय विंड, ये देखिए, ये देखा जाए अगर हम लोग कहें तो ये पोर्शन जो है ऐसे देखें, ये एजेंट एबायोटिक हैं जहाँ पे विंड और वाटर आ रही है। बाकी के एजेंट हमारा बायोटिक है, लिविंग थिंग है, इसमें बर्ड है, इंसेक्ट है, रेप्टाइल्स है, मैमल्स हैं। इन सारी चीज़ों के द्वारा भी पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो रही है। अब है कि कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें सेट किया, हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते चले गए हैं। फिर यहाँ पर देखें कुछ थोड़ा सा कि ये जो टर्म यूज किया गया है यहाँ पे टेक्नोलॉजी, द करेक्ट नेम फॉर द फ्लोरल पार्ट्स, कौन सा नेम इसमें फ्लोरल पार्ट्स के लिए करेक्ट है? एंडोसियम है, कार्पेल है, कोरोला है, सेपल है। तो ये चीज़ें हैं। ऑप्शन में 1 2 4 है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन इज राइट, दैट इज सेकेंड एंड फोर्थ, यानी कि कार्पेल और सेपल। ये चीज़ें जो है कार्पेल और सेपल दोनों, देखिए ध्यान दें कि कार्पेल जो है ये हमारा कोरोला, ये कार्पेल जो हो गई गाइनेशियम की एक यूनिट हो गई, इसके लिए पिस्टिल भी वर्ड यूज किया था। सेपल जो है कैलिक्स का एक यूनिट है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारा यहाँ पे आंसर में आ रहा है।
ठीक इसी तरह से अलग अलग ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, सॉल्यूशन भी दिया है। बाकी के क्वेश्चन कुछ देखा जा रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने दिया है डिफरेंस करके कि रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है फ्लावर के, तो ये भी आपको बता दिया गया है कि एंडोसियम और गायनेसियम यही दो मुख्य रूप से रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। यहाँ पे दिया गया है पिस्टिल दैट इज द यूनिट ऑफ गायनेसियम, स्टैमेन दैट इज द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम। इसके बाद देखिए फिगर से डायरेक्ट हिट लिया है क्वेश्चन का, है ना। गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म का दिखाया गया है, आपको ये पूरे फिगर आपको दिखा देना है। एक पॉलन ग्रेन्स का जहाँ पे एक जाइनेंटाइन है, जर्मपोर है, जेनेटिव सेल है ना, जेनेटिव न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। ये एक फिगर है जो कि मैंने भी बोर्ड पे अभी आपको स्केच करके दिखाया था। ये एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक दिखाया गया है, ये भी क्वेश्चन में आपको दिखाया था मैंने। अब है कि कुछ आपको यहाँ पे हैप्लॉइड सेल से क्वेश्चन लिया है, जहाँ पे किस तरह से दिखाया गया है कि खास करके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम लोग कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अनफर्टिलाइज्ड नेचर में एम्ब्रियो का दिखाया गया, एम्ब्रियो सैक का, ये चीज़ें हैं। कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए भी डाल दिया है, ध्यान देंगे आप। होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपका क्वेश्चन दिया है। हाँ, ये है फंक्शंस ऑफ फिलिफॉर्म एपरेटस फाउंड इन मैच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म। आगे दिया कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंथर है, पॉलन, स्टिग्मा, इन सबों का। लेवल डायग्राम से भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है, टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल का। यहाँ पर मैंने इस चीज़ को बोर्ड पे भी फिगर आपको बताया था। तो ये जो है हमारा आज ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के रूप में या फॉर प्रैक्टिस सेट बोले इसके लिए दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन भी हैं वो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, जिसमें देखा हम लोगों ने कि किस तरह से मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ और किस तरह से फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। अब ये दोनों गैमेट एक दूसरे के साथ मिले हैं जिस पॉलिनेशन के द्वारा, एजेंट के द्वारा, डिफरेंट एजेंट के द्वारा, जिसको हम लोगों ने पॉलिनेशन कहा। आगे के इसी चैप्टर में जो आगे का मेरा टॉपिक होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन किस तरह से हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद किस तरह से सीड का फॉर्मेशन हो गई, फ्रूट की फॉर्मेशन हो गई, और किस तरह से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो ये चीज़ें थी। अब है कि अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में डालें। हम लोग चूँकि फास्टली लेकर के चल रहे हैं, ये क्रैश कोर्स है, इसलिए थोड़ी सी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू। गया गाइडेंस की तरफ से आपको इसका आंसर दिया जाएगा अगर क्वेश्चन हो तो।